Good morning, student. I am Sapna Dubey. Today we will start our topic. You know very well our topic name is the fundamental unit of a life, chapter number 5. So we will start the part of the cell. हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो यू नो वेरी वेल, जो मैंने आपको इसकी पिछली क्लासेस में पढ़ाया था, जो सेल होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, यूनिसेलुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल. आपको बताया था यूनि का मतलब होता है 1, ऐसे सेल जो कि केवल सिंगल होती है, अकेली होती है उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर सेल, या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसके अपोजिट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल या मिलियंस नंबर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स. तो इस तरह से सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. अब जो सेल होती है उसके बाहर की सबसे फर्स्ट लेयर क्या होती है? देखिए, अभी आप आगे पढ़ेंगे. जो सेल होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, 2 टाइप्स की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ओके. प्रो मीन्स होता है एंशियंट. प्रो मीन्स एंशियंट. एंशियंट मतलब पुरानी. यू यानी होता है मॉडर्न. मॉडर्न मतलब नई. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में स्पेशली वो सेलों को रखा गया है जो कि बहुत सिंपल होती हैं, लाइक दैट आ बैक्टीरिया. इसके अगेंस्ट जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें डेवलप्ड सेल को रखा गया है, जो डेवलप होती हैं, लाइक दैट प्लांट सेल और एनिमल सेल. ओके, ये डेवलप हैं. अभी के सारे प्लांट और एनिमल कैसे होते हैं? डेवलप होते हैं. जबकि जो बैक्टीरिया होता है, जस्ट लुक लाइक दिस टाइप, ये बैक्टीरियल सेल है ना, ये सिंपल होता है. अब क्यों सिंपल होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. अभी मैंने आपको सिर्फ सिंपल उसके फंडामेंटल जो करैक्टर्स हैं वो बता दिए हैं. तो हम भी देखते हैं कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों ही सेल के ऊपर एक कवर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिससे उसको एक शेप प्रोवाइड मिले. इस कवरिंग मेम्ब्रेन को ही हम कहते हैं सेल. ये सेल है तो सेल की मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. इसी सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम दिया गया है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. और इसको या फिर हम बोलेंगे प्लाज्मा लेमा. तो 3 नेम हो गए, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा. अब हम यहाँ देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, यानी कोई भी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन? इट्स मीन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फर्स्ट, it is the boundary of each cell which separates the cytoplasm from surrounding. इसका काम क्या है? ये बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है सेल का, हर एक सेल की बाउंड्री बनाती है और उसके थ्रू ये साइटोप्लाज्म को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पर, साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ अ सेल. मैं इसके ऊपर एक और कलर कर देती जिससे क्लियर हो जाए. ये एक उसके ऊपर पतली सी थिन मेम्ब्रेन है, यही क्या है? प्लाज्मा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है. अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, तभी वो फूली हुई होती है, सॉलिड होती है.
इस लिक्विड को जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, इस लिक्विड को ही हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो मतलब सेल। तो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये हो गई सेल और ये उसके अंदर का साइटोप्लाज्म, और उसके ऊपर हो गई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सराउंडिंग वाला बाहर वाला एरिया हो गया। तो साइटोप्लाज्म को बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करके रखती है, सेपरेट करके रखती है, अलग करके रखती है। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी मिलती है और प्लांट सेल में भी मिलती है, दोनों में ही प्रेजेंट रहती है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन एंड लिपिड। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किन दो चीज़ों से मिलके बनी होती है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन से बनी होती है? प्रोटीन, केमिकल होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड। अब लिपिड क्या चीज़ होती है? अपन ऑयल, फैट, घी खाते हैं ना, इनको ही हम साइंटिफिक या बायोलॉजिकल टर्म में लिपिड कहते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड से ही मिलकर बनी होती है। थर्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ it is selective permeable in nature. It allows some minerals in and out of the cell. ये जो होती है सेलेक्टिव परमिएबल होती है, इसका मतलब समझ लीजिए। सेलेक्टिव परमिएबल, लाइक दैट दिस इज अ सेल, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। ये सॉल्ट मॉलिक्यूल। देखिए फिर से, ये जो है ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो है दिस इज़ अ सॉल्ट मॉलिक्यूल। ओके, अब हम देख रहे हैं यहाँ पानी की मात्रा, ये वाटर लेवल, बट यहाँ पे सॉल्ट बहुत सारा है। अब और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या लग रहा है आपको? वाटर यहाँ पे क्या है? वाटर जो लेवल है वो यहाँ कम है। वाटर लेवल यहाँ क्या है? कम है। और यहाँ वाटर लेवल क्या है? ज़्यादा है। जबकि यहाँ सॉल्ट लेवल क्या है? ज़्यादा है। और यहाँ सॉल्ट लेवल क्या है? कम। तो सेल को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आने देगी। वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ से होके अंदर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। सॉल्ट मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर ज़्यादा है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? सेलेक्ट करती है चीज़ों को, कि सपोज़ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके डोर लाइक स्ट्रक्चर है, डोर होता है ऐसा, ये आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। और ये है वाटर मॉलिक्यूल, ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को अंदर आने देंगे। दूसरा एक और डोर है सॉल्ट के लिए, ठीक है, अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो ये सॉल्ट को बाहर जाने देंगे। यानी कौन सी चीज़ अंदर आना है और कौन सी चीज़ बाहर जाना है, इसका जो फैसला है, डिसीज़न है, वो कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेलेक्ट करके ही चीज़ों को अंदर और बाहर जाने देती हैं। इनके परमिशन के बिना कोई अंदर और बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। इसमें ये कैपेसिटी पाई जाती है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे रबर फ्लेक्सिबल होती है ऐसे ये फ्लेक्सिबल होता है, फोल्ड हो सकती है, ब्रोकन भी हो सकती है और फिर ब्रोक होके फिर से
रीयूनाइटेड, फिर से जुड़ भी सकती है, टूट भी सकती है और फिर से बन भी सकती है। एक बार और समझ लीजिए, सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। सेलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब कुछ ही चीज़ों को अंदर आने और बाहर जाने देती, जैसे कि मिनरल्स। फ्लेक्सिबल है, फोल्डेड हो सकती है, ब्रोकन हो सकती है और फिर से जुड़ सकती है, रीयूनाइटेड होती है। ओके, देन मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ें अंदर से बाहर किस तरह से जाती हैं, कौन सी प्रोसेस है, आपने देखा तो जाती अंदर हैं, पर कुछ होगा, कोई ऐसा साइंटिफिक केमिकल रिएक्शन होगा जिसके थ्रू वो अंदर आ पाती हैं और अंदर से बाहर जा पाती हैं। तो ये जो दो रीज़न हैं जिसके थ्रू सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन और आउट होते हैं। और ये इन और आउट होने के दो केमिकल जो प्रोसेस होती हैं वो होती हैं डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। Diffusion and osmosis. So firstly, what is the meaning of diffusion? Important. What is the meaning of diffusion and what is the meaning of osmosis? Diffusion, it is the spontaneous movement of a substance from higher concentration region to a low concentration region. Oxygen and carbon dioxide can move across the cell membrane. देखिए, डिफ्यूज़न इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, समय आने पर होती है। ऑफ अ सब्सटेंस, किसकी मूवमेंट है, सब्सटेंस की मूवमेंट है, जिसमें फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है उसमें जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस आपको बता दूं, सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 तरह के सब्सटेंस डिफ्यूज़न में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सपोज ये सेल है और एक मिनट, ये सेल है, तो मान लीजिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है, हम लिक्विड ले लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं, वाटर, ये वाटर है, ये यहाँ हायर कंसंट्रेशन में है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, तो वाटर हायर कंसंट्रेशन से लो हमेशा कहाँ मूव करेगा, लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ इसकी मात्रा कम होगी। सिंपल सा फंडा है। आपके पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, पर आपने इतना सारा खा लिया है कि अब जगह नहीं, तो फिर आप उसको बोलोगे कि किसी और को दे देते हैं, आपके फ्रेंड्स को दे देते हैं। तो हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वाटर, लिक्विड का, सॉलिड भी कोई सब्सटेंस हो सकते हैं, गैस हो सकती है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा यहाँ ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगी, लोअर कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है ऐसा ही हो, इसके अपोजिट भी हो सकता है। दिस इज़ अ सेल, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कोई भी, दोनों गैस है, इनकी कंसंट्रेशन यानी मात्रा, अगेन कंसंट्रेशन यानी मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है। ऐसी कंडीशन में ये गैसेस अंदर से कहाँ जाएंगी, बाहर की ओर। हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। तो जहाँ डिफ्यूज़न वो प्रोसेस है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और जो गैस होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, में मूवमेंट होता है, कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। अंडरस्टूड। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, अब यहाँ ऑस्मोसिस डिफरेंस है। ऑस्मोसिस हमेशा केवल वाटर या
सॉल्वेंट बोल सकते हैं, सॉल्वेंट में होने वाली प्रोसेस है, वाटर या सॉल्वेंट में होने वाली प्रोसेस है। ये सॉलिड और गैस में शो नहीं होती, ओके, ये लिक्विड में होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए प्रोसेस होती है। एक्चुअली मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्यों लिया ये भी समझ लीजिए। आपको बताया था मैंने, सेल जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। तो जो प्लांट सेल होती है कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ग्रीन कर देती हूँ। प्लांट सेल जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। जो प्लांट सेल होती है उसके ऊपर सेल वॉल मिलती है, मोटी मोटी इस तरह से सेल वॉल मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं मिलती। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। इसमें आपको केवल और केवल मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं प्लांट सेल में नहीं मिलेगी, प्लांट सेल में से आपको सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है। तो दोनों में मिलती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्मोसिस जो होता है, द मूवमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा देखिए कि सेल है, कोई भी सेल ले लीजिए, मैंने एनिमल सेल ली, ये प्लांट सेल कर लीजिए, हम रेजिन ले लेते हैं, रेजिन यानी किशमिश ले लिया हमने, ठीक है, प्लांट सेल है, ये ले लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, सॉरी ये रेजिन है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। तो मैंने बताया था ऑस्मोसिस किस में होता है? लिक्विड में होने वाली प्रोसेस है। तो जो वाटर होगा वो कहाँ जाएगा? हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी है। और हमेशा वाटर की ही मूवमेंट होती है इसमें। किसकी मूवमेंट होती है? केवल वाटर की। यहाँ पे सॉलिड की मूवमेंट नहीं होगी, लिक्विड की मूवमेंट नहीं होगी। किसकी मूवमेंट होगी? केवल और केवल वाटर की ही मूवमेंट देखने को मिलती है, ओके। नेक्स्ट, तो हमने देखा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है। डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है, ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में होता है। इसमें जो मटेरियल होता है वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है? लोअर कंसंट्रेशन में। इसमें भी जो वाटर होता है वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है? लोअर में, बट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हो गए जो हमें डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में लिखने पड़ते हैं या समझने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन अ वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। क्या होगा यदि हम किसी सेल को हमने यहाँ पे रेजिन ले ली। रेजिन क्या है? किशमिश। वो क्या है? अपने आप में एक सेल है। तो अगर हम उसको पानी में रख देते हैं, रेजिन को पानी में रख देते हैं, ये पानी में रख दिया तो क्या होगा? या फिर हमने रेजिन को सॉल्यूशन में रख दिया। सॉल्यूशन मतलब
वाटर, वाटर प्लस सॉल्ट या वाटर प्लस शुगर। सॉल्यूशन में दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। वाटर तो होता ही होता है, वाटर के साथ साथ या तो सॉल्ट होगा या फिर शुगर होगा। तो शुगर या वाटर के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन टॉपिक है सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मैं फिर से लिख दे रही हूँ। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, टोनिक सब में आएगा, ओके। देन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, किसका क्या होगा, सेल का क्या होगा, सेल किस तरह से बिहेव करेगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किस तरह से सेल बिहेव करेगी। यहाँ पर सेल के फॉर्म में हमने किसको लिया है, हमने सेल के फॉर्म में यहाँ पर रेजिन को लिया है। किसको लिया है, रेजिन यानी किशमिश को लिया है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। ये एक पेट्रो डिश है, इसमें हमने लिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि हम यहाँ पे 2 चीज़ लेंगे, वाटर प्लस शुगर ले ली। वाटर और शुगर में वाटर का कंसंट्रेशन, मात्रा जो वाटर का कंसंट्रेशन जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, वाटर का कंसंट्रेशन जो रहेगा वो कम रहेगा और शुगर का कंसंट्रेशन जो रहेगा वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम कल आगे और कैरी ऑन करेंगे, इसको डीप में समझेंगे। तब तक के लिए जितना मैंने आपको बताया है उसके नोट्स सेंड कर दूँगी, प्लीज़ राइट ऑन अ कॉपी। थैंक यू वेरी मच।